एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में देखिएगा, इसमें फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 1/x का मुझे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। हमें डेरिवेटिव इसका सीधे सीधे बताना होता तो हम बता ही देते। देखो उसमें क्या था कि अगर x की पावर n होता है तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n-1। ये डेरिवेटिव होता है x की पावर n का। तो इसी तरह से जैसे 1/x है, तो 1/x को मैं क्या बोल सकता हूँ, x की पावर -1। भाई देखिए 1 अगर 1/x² होता है तो उसको बोला जा सकता है x की पावर -2। 1/x³ को x की पावर -3। ऐसे ही 1/x को क्या बोलेंगे, x की पावर -1। तो x की पावर -1 को क्या अगर इस तरह से करें, n क्या हो गया -1, तो -1 x की पावर -1 मतलब ये क्या हो गया, -x की पावर -1 का तो माइनस आ गया यहाँ पर, और ये हो गया x की पावर -2। तो मैं जानता हूँ कि 1/x का डेरिवेटिव आएगा x की पावर -2, ये होगा। तो सीधा सीधा तो हमको पता है, बड़ा शॉर्ट है, लेकिन उन्होंने बोला है कि फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे वो देखिएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल से f' कैसे निकलता है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। by applying first principle, limit h tending to 0, fx plus h माइनस fx अपॉन h। ये फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, याद रखना। लिमिट h टेंडिंग टू 0, fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला है। अच्छा, इसके बाद आप देखिएगा कि फिर मुझे इसमें क्या करना होगा, जैसे fx प्लस h है, तो fx अगर है तो उसका मतलब क्या है, fx की वैल्यू क्या है 1/x। अगर ब्रैकेट में fx प्लस h है तो आपको क्या करना है, इस ओरिजिनल फंक्शन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपको x प्लस h डाल देना है बस। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो अगर fx प्लस h कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 1/x प्लस h, 1/x प्लस h। ये क्लियर है, समझ गए? ठीक भाई, जहाँ पर भी x है वहाँ पर x प्लस h डाल देना है। तो x प्लस h डाल दिया, माइनस 1/x और अपॉन में h। अब देखिएगा ऊपर वाले को तो एक ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स आ रही हैं, लेकिन नीचे सिर्फ एक ही टर्म है, न्यूमरेटर है। तो इसको h/1 कर दो, ठीक है भाई। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर उसमें केवल एक टर्म था तो उसको लिख दिया मैंने, h/1 करके लिख दिया। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो x प्लस h और x ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x प्लस h में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये आ जाए x, तो x इंटू 1 x। भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, x इसमें मल्टीप्लाई, x प्लस h इसमें मल्टीप्लाई, तो x माइनस x प्लस h। और डिनोमिनेटर में तो हमने कोई चेंज करा ही नहीं है, बस h/1 है डिनोमिनेटर में, ये हो गया। इसके बाद देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए ये ऐसे हो जाएगा x माइनस h अपॉन x इंटू x प्लस h अपॉन h/1। माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो गया। सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, बीच वाले टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये 1 जो है इसको जब सबसे ऊपर वाले से माइनस एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस एच बन जाएगा। ये हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच इंटू 1, और ये बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई एच इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस एच से एच कैंसिल आउट हो गया। अब h की जगह 0 डाल दो, न्यूमरेटर में क्या आ गया -1, और डिनोमिनेटर में x तो है ही, और h की जगह 0 डाल दिया तो x प्लस 0 क्या हो गया, x ही हो गया। तो ये हो गया -1/x²। ठीक है, बस -1/x² बोल दो या माइनस x की पावर -2 बोल दो, हो गया। ठीक, बताइए वही क्लियर है शिवांश, लक्ष्य? यस सर। ठीक है। अब देखिए कि ये हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको निकालने का तरीका। ऐसे ही मैं अगला देखता हूँ। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमसे अगर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए कि आप इसमें साइन एक्स का निकालें डेरिवेटिव। अच्छा, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का अगर डिफरेंशियल निकालना है तो इसका सीधा फॉर्मूला हमें पता है कि cos x होता है। साइन एक्स का डिफरेंशियल cos x होता है, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स होता है। तो इसमें भी फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके निकालने के लिए बोला जाएगा तो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। तो क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sin x from first principle. Find the derivative of sin x from first principle. तो fx is equal to sin x ये है। अब अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो फिर वही फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर करेंगे तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h, ये हो गया। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि एफ एक्स प्लस एच क्या है भाई, जब एफ एक्स है तो साइन एक्स है, एफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या है कि साइन एक्स प्लस एच। जहाँ पर भी x है x गायब कर दो और x की जगह x प्लस एच डाल दो, ये होता है एफ एक्स प्लस एच। तो अब आप देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन x प्लस एच माइनस एफ एक्स तो साइन एक्स है माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब देखो इसमें क्या देखना होता है कि जैसे साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स है तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 यानी कि x प्लस एच प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 और अपॉन में h। यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 cos x प्लस एक्स यानी कि 2x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 और अपॉन में h है। अब इसमें क्या है कि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल में 2-3 जो फॉर्मूले हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं हमको उसके लिमिट्स के। तो लिमिट्स के 2-3 फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, याद कर लेना, इसमें कोई मुश्किल नहीं है चीज़। लेकिन फिर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा ना एग्जाम में। किसका? इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें लिमिट्स लगेंगी। नहीं आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल में लिमिट्स का यूज़ है, आएगा।
तो बन ही जाएगा क्वेश्चन। अब देखिएगा जैसे, और एक चीज़ और है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले ना ढंग से याद कर लेना। ट्रिग्नोमेट्री सारी की सारी भरी पड़ी है डेरिवेटिव्स में। डेरिवेटिव्स जो आप 12th क्लास में करेंगे, यहाँ पर तो नहीं, लेकिन जो 12th क्लास में डेरिवेटिव्स करेंगे वो 2 बुक्स हैं एनसीईआरटी, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है 12th में। तो उसमें वो जो आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का 70 to 80% पोर्शन जो है वो डेरिवेटिव्स का ही है। तो उसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपका हाथ तंग है तो समझ लो पूरा डेरिवेटिव में तंग ही हो जाना है, फिर सब तंग हो जाएंगे, खुद भी तंग हो जाएंगे। नहीं मेरी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो देख लो, अब इज्जत की बात है भाई। अब ये है कि तीन बच्चे हैं कॉमर्स विद मैथ्स वाले, तो वहाँ पर ये हो गया होगा भाई ये शायद पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अपनी शान बचाने के लिए पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो उल्टा मजाक बनेगा। और ले ले मैथ्स, है ना, ये होगी बात है। बड़ा बना था चैंपियन, कॉमर्स के साथ मैथ्स लूंगा। ऐसे बन गई, मैंने पीएनसी का करा दिया भाई, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। और तुमने कुछ बोल दिया क्या? अरे कुछ क्या सर, पूरा करा है। पूरा कर दिया भाई, क्या बात है। अब बस वो एक क्वेश्चन के चक्कर में मतलब ऐसे छोड़ना बैठा था क्लास में, और मुझसे बड़ा साइंस कर तो दिया। बच्चों ने थोड़ा सा देखना शुरू कर दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर देखा, क्योंकि बंदा घर तक ये भी मुझे ही देख रहा है, इधर देखा तो ये भी मुझे ही देख रहा है। नहीं, फिर तो मैं देखता ही नहीं किसी की तरफ। अच्छा यही तस्वीर रुपये है। ओह, देखो 2-3 फॉर्मूले हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0, अगर cos x है तो cos x के नीचे x नहीं आएगा, सिर्फ cos x बहुत आ रहा था किसी का, नहीं वो मैंने ऐसे कर दिया। इज इक्वल टू 1। तो एक ये फॉर्मूला है, एक ये है और एक ये है। वैसे तो e की पावर x वाला भी या log वाला भी है, उनकी जरूरत पड़नी नहीं है यहाँ पर, इतना है नहीं। log वाला कर लो, log वाला कर लो, log वाला भी मुश्किल नहीं है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल टू 1। कभी दिमाग से चीज़ ये निकल जाए ना तो ये याद रखना कि मतलब साइन x में क्या है कि साइन 0 अगर हम कर देंगे तो ऊपर भी 0 आ रहा है, और x को 0 करेंगे तो नीचे भी 0। 0 अपॉन 0 फॉर्म अगर साइन में बनेगी तो वो 1 आएगा। ऐसे ही tan 0 0 होता है, तो ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है। x को अगर आप 0 डालेंगे तो 0 अपॉन 0 1 आ गया। लेकिन cos में सिर्फ cos x क्यों है? क्योंकि जब x की जगह आप 0 डालेंगे तो cos 0 की अपने आप में वैल्यू 1 होती है, तो नीचे आपको x लगाने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो नीचे डिनोमिनेटर में x लिखा हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर में तो 0 हो गया। न्यूमरेटर में 0 कब बनेगा? जब 1 प्लस एक्स लिखेंगे। क्यों? क्योंकि x तो 0 है और 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले याद रख लेना, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आता है कि इधर sin h/2 है, ठीक है, cos के नीचे मुझे h नहीं चाहिए। और अब h की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 था तो डिनोमिनेटर में x आ रहा था, यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 है तो डिनोमिनेटर में h आना चाहिए। वेरिएबल चेंज हुआ ना। तो आप ये देखिए कि sin h/2 का मतलब क्या है कि ये 0 बन जाएगा, sin 0। तो मुझे डिनोमिनेटर में भी 0 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मुझे h नहीं चाहिए, फिर यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली वही टर्म चाहिए जो ऊपर है। तो h/2 है तो इसको भी h/2 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? आप इसको 2 से डिवाइड कर दो और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। h का h ही बना रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, जब h का h ही बना रहा था तो ये कराएंगे, बता रहा हूँ अभी, क्योंकि sin x अपॉन x चाहिए, तो साइन के साथ जो टर्म है वही टर्म मुझे एग्जैक्टली नीचे चाहिए, जो साइन को भी 0 बना दे और नीचे वाला भी 0 बन जाए। तो सेम टर्म चाहिए थी। अच्छा, लिमिट में जब चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो मैं लिमिट को स्प्लिट कर सकता हूँ। तो मैं स्प्लिट करके लिखूंगा 2 cos 2x प्लस h/2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये साइन h/2 अपॉन h/2 वेयर h टेंडिंग टू 0, तो ये अपने आप में 1 हो गया। ठीक है, अब तो ये वाला तो 1 हो गया, इसमें आप h की वैल्यू अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos
2x प्लस 0/2 इंटू ये पूरा का पूरा तो 1 हो गया। यहाँ भी आपने h की वैल्यू डाल दी तो फिर ये लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम h की वैल्यू डाल देते हैं तो लिमिट लिखना ज़रूरी नहीं होता। अब 2x/2 बचा तो 2x/2 तो सीधा सीधा x ही हो गया, तो cos x। इस तरह से sin x का जो डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद है, वो जितने भी फॉर्मूले आए हैं वो आए सब फर्स्ट प्रिंसिपल से ही हैं, उसी से डिराइव कर करके सारे फॉर्मूले आए हैं। बताइए बेटा, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिएगा, फिर एक मैं करवाता हूँ आपको tan x का। Find the derivative of tan x. Find the derivative of tan x from first principle. fx is equal to tan x, ये है। और जब इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो फिर वही फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला f डैश x सीधा लिख दूँ tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h, ठीक है। अब देखिए मेरे पास अगर मैंने जैसे साइन वाला लगाया था तो साइन सी माइनस साइन डी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास था, ठीक है। cos c माइनस cos d का भी हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, हम cos x का भी निकाल सकते हैं, अभी करवा दूंगा अगर लगता है तो। लेकिन मेरे पास tan c माइनस tan d का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम यहाँ पर एक फंडा यूज करेंगे। यहाँ लिखिएगा, वी नो दैट tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, 1 प्लस tan a tan b, समझ गए? तो यहाँ से tan a माइनस tan b क्या बन जाएगा? इट इम्प्लाइज दैट tan a माइनस tan b इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, tan a माइनस b मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो अब देखिएगा, अब मैं tan x प्लस h, तो मेरे लिए ये जो tan x प्लस h है ये क्या हो गया? tan a, और ये tan x क्या हो गया? tan b, तो tan a माइनस tan b बन गया, ठीक है। तो इसमें आप ये फॉर्मूला डाल देना। तो देखिए, देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो कुछ नहीं करना, यही पूरा फॉर्मूला a की जगह x प्लस h आ जाएगा, b की जगह x आ जाएगा। तो ये हो गया tan ब्रैकेट में x प्लस h माइनस x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस tan x प्लस h इंटू tan x। ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है भाई? ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख दिया? समझ रहे हैं? अपॉन में h। अब यहाँ पर देखिए, माइनस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 tan h multiplied by 1 plus tan x plus h into tan x अपॉन में h। अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं देख चुका हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x अपॉन x जो है वो 1 होता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan h अपॉन h जो है ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, अगर लिमिट्स हैं तो लिमिट्स में किसी भी टर्म को हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो मैंने f डैश x को ना ऐसे लिख दिया, f डैश x is equal to limit h tending to 0 tan h अपॉन h, इन दोनों को अलग कर दिया tan h अपॉन h को। तो अब ये वाला एक्सप्रेशन बचा बस, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस tan x प्लस h इंटू tan x। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन गया 1। और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम क्या चीज़ देती है, जो डिनोमिनेटर में h है ना, ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। क्यों भाई, डिनोमिनेटर में अगर मैं h को सीधा 0 डाल दूंगा तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मुझे वो फॉर्मूले 2-3 जो आपको लिखवाए थे अभी लिमिट वाले, वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो tan h मिल गया, h मिल गया, बस एकदम खुश हो गया, tan h अपॉन h आ गया, तो ये हमारा 1 हो गया, नीचे का h रिमूव हो गया। यहाँ पर h डाल दो, अब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये वाला तो पूरा का पूरा 1 हो गया। यहाँ पर आप h की वैल्यू डालो 0, तो ये बन जाएगा 1 प्लस tan x प्लस 0 इंटू tan x। तो ये हो गया 1 प्लस tan x प्लस 0 यानी कि tan x इंटू tan x क्या हो गया, tan स्क्वायर x। 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है बताओ, sec स्क्वायर x। और tan x का डेरिवेटिव यही होता है sec स्क्वायर x। हाँ, आज सिंगल अलग है। क्या सिंगल अलग है आज। नहीं वही है, नहीं है। ना ना वही है, वही है, पहले वाला ही है मुल्ला जी। जो दूसरा वाला है ना, वो मुझे लग रहा है कुछ यंग है, वो इसमें डूब जाता है, पूरा लंबी सुर लय ताल एकदम खींचकर। और अभी जैसे अभी हुई है ना, तो या तो यहाँ पर आसपास कोई मस्जिद है, नहीं तो इतना कम गैप नहीं होता, 2-3 घंटे का तो गैप होता है शायद। जो इनकी नमाज होती है 2-3 घंटे का तो गैप होता है, जैसे अभी हुआ है। मैं कंफर्म नहीं हूँ इस चीज़ में, जैसे मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है, 6 में ना, तो अगली शायद है ना, तो शायद 8-8:30 बजे होनी चाहिए। अब वो 7 बजे फिर हो जाती है ना। तो ऐसे तो बंदा अभी अपना काम छोड़ कर आया, फिर नमाज पढ़ रहा है, पता चला आधे घंटे बाद फिर जाना। अभी जो 5 टाइम वाले हैं वो तो परेशान हो जाते होंगे। गले की दाद देता हूँ तो नहीं, वो तो दूसरे वाला है ना, वो तो बड़ा लंबा खींचता है, तो वो नहीं है, वो आजकल चला गया छुट्टी उट्टी पर कहीं। उसे यहाँ सैलरी कम मिल रही है। हो सकता है उसको ग्रोथ मिल गई हो कहीं दूसरी उसमें। चलिए जी, एक तो ये हो गया sec स्क्वायर x हो गया tan x का। और cos x का कराऊँ या कर लेंगे? cos x का तो कर लोगे अपने आप, माइनस साइन स्क्वायर x हो जाएगा। उसमें फॉर्मूला आपका लगेगा cos c माइनस cos d। cos c माइनस cos d के फॉर्मूले में सिर्फ साइन साइन ही आता है, याद करना। फॉर्मूला याद रख लेना, cos c माइनस cos d जो होता है -2 sin c प्लस d/2, याद करना, चलो बहुत अच्छी बात है, इनटू sin c माइनस d/2। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, तो देख लेना। अब इसके बाद मैं एक log x का आपको करूँ या नहीं, log x log a माइनस log b। log x का पूछता तो नहीं, पर चलिए कर लेते हैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स है, तो अगर एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस एच, और माइनस एफ एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, और अपॉन में एच। अच्छा, लॉग के दो एक फॉर्मूले ये होते हैं कि जैसे हम ये कहते हैं कि लॉग ए बी है ना, लॉग ए बी, तो इसको ऐसे लिख देते हैं लॉग ए बी को, यानी कि लॉग ए इंटू बी को लिख देते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी, इसको लिख देते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। इसी तरह से अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा है कि लॉग ए अपॉन बी, तो उसको लिख देते हैं लॉग ए अपॉन बी को लिख देते हैं लॉग ए माइनस लॉग बी, मतलब जैसे लॉग ए माइनस लॉग बी है तो इसको लॉग ए अपॉन बी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर लॉग एक्स प्लस एच माइनस लॉग एक्स है, तो इसको लॉग एक्स प्लस एच अपॉन लॉग एक्स लिखा जा सकता है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, log x प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच, ये लिखा जा सकता है। अब इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, log x अपॉन एक्स प्लस h अपॉन एक्स, ये है, इनको हमने स्प्लिट कर दिया। और ये डिनोमिनेटर में h, ये है, x से x कट गया, तो ये मेरे पास आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस h अपॉन x अपॉन h, ये इधर वाला मिटा रहा हूँ मैं। अब एक लिमिट पे मैंने आपको एक ये फॉर्मूला बताया था कि अभी अभी लिखवाए थे आपको 2-4 फॉर्मूले, उसमें था लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो log के आगे ब्रैकेट में एक तो 1 चाहिए, मिल रहा है 1 मेरे को, उसके अलावा मुझे वो टर्म चाहिए जो 0 को टेंड कर रही हो। तो यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 है, तो इधर x टेंडिंग टू 0 है, तो अगर यहाँ पर मैं h की जगह 0 डाल दूंगा तो ये 0 ही बन जाएगा। तो जो टर्म मुझे यहाँ मिल रही है वही टर्म, जैसे यहाँ पर 1 प्लस एक्स है तो मुझे x ही यहाँ पर नीचे चाहिए, 1 प्लस एच अपॉन एक्स है तो मुझे नीचे भी h अपॉन एक्स ही चाहिए फिर। तो जब यहाँ पर h है तो इसको आप क्या करो, x से मल्टीप्लाई और ये कर दिया। तो यहाँ से क्या होगा कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस एच अपॉन एक्स on h अपॉन एक्स इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये वाला जो x है इसको बिल्कुल अलग कर दिया 1 अपॉन एक्स। भाई ये अपॉन में ही तो x था, ये अपॉन में ही तो x था, ये 1 अपॉन एक्स ही तो कह सकते हैं इसको, 1 अपॉन एक्स, तो इस 1 अपॉन एक्स को अलग कर दिया मैंने, ठीक है, और h अपॉन एक्स को यहाँ रहने दिया। तो अच्छा, अब अगर किसी के भी मन में ये आ रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि वही दिमाग में ये आ रहा हो कि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई और कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हैं, x तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल नहीं है x, याद रखना।
वेरिएबल एच है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाला पूरा का पूरा टर्म, ये वाला जो है पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया, ये बन गया 1। जैसे ये 1 है तो ये 1 बन गया 1। अब h टेंडिंग टू 0, इसमें तो x ही x है, इसमें आप h कहाँ डालोगे तो x सब्स्टिट्यूट करने की जगह ही नहीं है, तो ये 1/x। तो इस तरह से हमारा log x का डेरिवेटिव 1/x है। log x का डेरिवेटिव हमेशा 1/x होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल में और कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो बता देना, और फर्स्ट प्रिंसिपल तो कंप्लीट है, यही चीज़ें हैं इसमें बस। नहीं सर। ठीक है, और ये कर लेना आपका या तो sin x, cos x, tan x या फिर log x, इन तीनों चारों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट प्रिंसिपल में से। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कॉनिक सेक्शन का वो तुम्हारा डाउट भी करा देता हूँ, और जो मतलब पूरी मिसलेनियस बची हुई है वो करा दूँगा, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन बनेगा जरूर कॉनिक का। चलिए जी, ठीक है फिर, थैंक यू। ओके ओके।